नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर वही लेक्चर नंबर 5 लेकर चल रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी पे। ठीक है, कंटिन्यूटी हम लोग 4 लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिबिलिटी, अवकलनीयता क्या होती है। ठीक है, तो अवकलनीयता स्टार्ट कर रहे हैं तो अवकलनीयता का परिचय देख लेते हैं कि अवकलनीयता होती क्या है। क्लियर है ना। मान लीजिए कि कोई फंक्शन, माना फंक्शन एफ एक्स अवकलनीय है। क्लियर, अगर हम बोले एफ एक्स कोई भी फंक्शन कोई भी एक्स का फंक्शन अगर अवकलनीय है तो क्लियर है, अगर अवकलनीय है तो यह मान लीजिए यह फंक्शन जो है एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है। क्लियर, अवकलनीय है। तो बाबू यह अगर अवकलनीय होगा तो यहाँ पर आपको फंक्शन मिलना चाहिए, पक्का मिलना चाहिए एफ डैश सी। क्लियर, एफ डैश सी का मतलब सी का अवकलन, ये आपका होना चाहिए बाबू। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर आपको फंक्शन ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। समझ में आ रहा है, फंक्शन अवकलनीय है। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे फंक्शन है, जो भी ये फंक्शन है उसका अवकलन हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो बाबू अगर ये फंक्शन अवकलनीय है तो अगर इसको जांच करना हो तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जांच करने के लिए वही काम जैसे सांतत्यता करते हैं वैसे ही अवकलनीयता भी निकालते हैं। क्लियर, इसका भी क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो बोलेंगे कि यह फंक्शन क्या है, अवकलनीय। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन ऐसा है, क्लियर, उसका ग्राफ जो है ऐसा टेढ़ा कर्व टाइप गया हुआ है ना। तो अगर हम बोलें कि यह फंक्शन क्या है, अवकलनीय। समझ में आ रहा है। यह फंक्शन f इज इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ पर c है, ये वाला पोजीशन आपका c है, तो इस c पर यह फंक्शन क्या है, अवकलनीय। अगर हमको सिद्ध करना हो तो वैसे ही काम करेंगे क्या, इस c से थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। कितना पीछे आएंगे, तो c प्लस एच आगे जाएंगे और c प्लस सी माइनस एच क्या होगा, पीछे जाएंगे। और इन दोनों फंक्शन पे हम चेक करेंगे फलन अवकलनीय है कि नहीं है। अगर फलन अवकलनीय है तो इसका मतलब c माइनस एच और c प्लस एच दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर यह फंक्शन अवकलनीय है तो हमको चेक क्या करना होगा बाबू, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से एक्स माइनस सी है ना, तो इसमें से c क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें से c माइनस हो जाएगा, मतलब c के थोड़ा सा पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बाबू, फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का h टेंस टू जीरो। h किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, और यही h इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर ना, h टेंस टू जीरो, यहाँ पर फंक्शन हो जाता है x की जगह पे h, और यहाँ पे फंक्शन एट c डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होता है वो c माइनस एक्स माइनस सी। समझ में आ रहा है, c माइनस एक्स और x की जगह पे h। ठीक है, x की जगह पे h हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे c माइनस एच माइनस सी, यहाँ से c क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपका आता है बाबू, यहाँ पे फंक्शन कितना आएगा बाबू, लेफ्ट लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h। अगर आपको फंक्शन बाबू ऐसा दिखता है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। क्लियर ना, ये क्या है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है। यहाँ पर बाबू c प्लस एच हो जाता है। ये जो c यहाँ पर होता है ये थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता है ना। जैसे सांतत्यता में क्या करते हैं, सांतत्यता में हम जांच करते हैं c प्लस एच पे, जिस भी फंक्शन है उस फंक्शन पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आ रहा है ना, c माइनस एच हो रहा है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाता है बाबू, c माइनस एच हो जाता है, c माइनस एच। क्लियर, c माइनस एच। समझ में आ रहा है। और ये फंक्शन h हो जाता है। क्लियर, एफ सी माइनस एच माइनस एफ एच अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। क्लियर, और यहाँ क्या होता है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ एच अपॉन माइनस एच। क्लियर, तो ये हमारा क्या आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया और हमारे पास सेम टू सेम ऐसा ही राइट हैंड डेरिवेटिव आता है, ऐसा ही कैसा बाबू, लिमिट यहाँ पर देखिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, c प्लस होना चाहिए। क्लियर ना, c से हम क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ना, इसमें c से थोड़ा पीछे आ रहे थे, इसमें c से थोड़ा सा आगे जाएंगे। और फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन क्या, x माइनस सी। क्लियर, अब यहाँ x किसको टेंड करा रहे हैं, जीरो को। x अगर जीरो को टेंड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, ये c अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, c प्लस एच। क्लियर, माइनस एफ ऑफ h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बाबू, c
प्लस एच माइनस सी, बात समझ में आ रही है, सी प्लस एच माइनस सी, यहाँ से सी से सी बाबू कैंसिल कीजिए, क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ एच डिवाइडेड बाई क्या होगा बाबू आपका एच। तो बाबू देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों डेरिवेटिव सेम हो जाता है तो हम बोलेंगे कि यह फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। समझ में आ रहा है, यह फंक्शन अवकलनीय है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। यह फंक्शन और यह फंक्शन अगर आपका क्या मैच हो जाता है, यह फंक्शन और यह फंक्शन अगर आपका मैच हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डेरिवेटिव है, क्लियर है ना, मतलब फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। समझ में आ रहा है, फंक्शन अवकलनीय है, क्लियर। तो अब देखिए अगर हमें अवकलनीयता को प्रूफ करना होगा तो अगर इस ग्राफ पे आ जाए तो इस ग्राफ पे अवकलनीय कैसे प्रूफ करते हैं वो जरा ध्यान दे दीजिएगा, है ना, फंक्शन इस ग्राफ पर कैसे प्रूफ होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, तो इसका मतलब कि यह जो ग्राफ है, यह जो हमारा ग्राफ बनने वाला है, यह ग्राफ इससे थोड़ा सा पीछे, मतलब कितना, c माइनस एच, क्लियर ना, यहाँ से c माइनस एच यहाँ पे आएंगे, समझ में आ रहा है, c माइनस एच यहाँ पे आएंगे और ये वाला फंक्शन बाबू आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर बनाना चाहें ये वाला फंक्शन कैसा होगा, एफ सी माइनस एच, क्लियर। और यहाँ से मान लीजिए कि ये डैश यहाँ पे बनता है तो यह फंक्शन कैसे मिलेगा, एफ सी प्लस एच, समझ में आ रहा है। और एक पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ पे, c प्लस एच, क्लियर, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या मिलेगा, c माइनस एच, समझ में आ रहा है बाबू, यह फंक्शन हमारा मिलेगा। अगर हमको डेरिवेटिव दिखाना होता है तो बाबू एकदम सीधी सीधी बात है, हम करते क्या है कि यहाँ पर जो एफ सी है, इस सी से हम स्लोप लगाते हैं, ठीक है ना, स्लोप लगाते हैं, क्लियर, स्लोप मतलब ढाल, यहाँ से एक ढाल बनाते हैं, अगर वह ढाल, क्लियर, अगर इससे गुजर रहा है, पहले चेक करते हैं कि यह जो ढाल है वो आया कितना, क्लियर। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है बाबू आपका B है, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट P, A और B, हमको बनाना है ढाल। तो अगर AP ढाल बनाए, AP का ढाल बनाए तो बाबू AP का ढाल हमारा क्या आएगा, AP का ढाल बाबू हमारा ढाल क्या आने वाला होगा, देखिए y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1 होता है कि नहीं होता है, तो वही काम यहाँ भी करेंगे ना, c कॉमा एफ सी, तो यहाँ y2 कितना है बाबू आपका एफ सी माइनस एच, सी माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी, क्लियर है ना, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 कितना है c माइनस एच और x1 कितना है माइनस c, समझ में आ रहा है, c माइनस एच माइनस सी। तो यह क्या हो जाएगा, AP का ढाल, क्लियर ना, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लिखाए हैं उसी को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना। बताएंगे कि यह कैसे आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिमाग में तो उठेगा ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो जो लिखे हैं फंक्शन वो कैसे आ गया, अपने आप तो नहीं आ गया, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए हम ढाल निकाल रहे हैं, करते क्या है, यहाँ से इस पॉइंट तक ढाल निकालते हैं, तो यह वाला ढाल देखिए क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बाबू आपका AP का ढाल क्या मिलेगा, AP का ढाल आपको क्या मिलने वाला होगा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच, समझ में आ रहा है। ये देखिए यही तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जो पीछे लिखवाए थे यहाँ C की जगह H लिखवाए थे वहाँ C कर लीजिएगा, यह क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है कि नहीं है, यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो मतलब हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया कि नहीं मिल गया। यह कैसे है बाबू, जब किसी भी क्रोड पे, किसी भी ग्राफ पे, उस पर हम एक ढाल बनाते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए कि यह ढाल इस क्रोड से थोड़ा सा ऊपर होगा, समझ में आ रहा है, यह ढाल क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, बीच में थोड़ा सा गैप होगा, ऐसा गैप होगा, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा गैप होगा। और उसी तरह काम क्या करेंगे, यहाँ भी ऐसे ढाल निकालेंगे तो यहाँ भी सीधा ढाल ऐसे होगा, अगर मान लीजिए कि ये वाला ऐसे गोल घूम के जाता है और ये ढाल ऐसा वाला होगा कि नहीं होगा, ज़रा समझिए, ये ढाल कैसा होगा, एकदम सीधा दिख रहा है ना, एकदम सीधा ढाल होगा। और यह किसका होगा बाबू, PB का, कौन सा ढाल होगा, PB का। तो मान लीजिए कि अगर हम BP का ढाल निकालते हैं तो अब ये क्या आएगा आपके पास, ये क्या आने वाला होगा, देखिए यहाँ y2 क्या है, y2 क्या है, C प्लस एच और एफ सी प्लस एच, यहाँ y1 क्या है, सॉरी यहाँ पर निर्देशांक क्या है, C प्लस एच एफ सी प्लस एच, और यहाँ पे निर्देशांक क्या है, C और एफ सी, क्लियर ना। इन्हीं दोनों को अगर ढाल निकालना हो तो y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, यही करेंगे ना, समझ में आ रहा है, y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, y2 कितना है आपका एफ सी प्लस एच, क्लियर, y2 आपका एफ सी प्लस एच और y1 कितना है एफ सी, तो एफ सी क्या होगा, इसमें से घट जाएगा,
समझ में आ रहा है। और दूसरी बात नीचे क्या होता है x2 माइनस x1, x2 कितना है c प्लस एच और x1 कितना है c, माइनस कर लीजिए क्या मिलेगा c प्लस एच माइनस सी। अब देखिए c से c कैंसिल हो गया, देखिए ये राइट हैंड डेरिवेटिव मिला कि नहीं मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया ना, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, है कि नहीं है बाबू। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना जो पिछली बार डायरेक्ट लिखवाए थे, और ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब कि अगर किसी क्रोड को डिफरेंशिएबल दिखाना होगा तो उस क्रोड को क्या करना होगा, एच जो है वो कम से कम टेंड कराना होगा, समझ में आ रहा है। एफ एच जो है कम से कम टेंड कराना होगा, इसीलिए यहाँ पे लिमिट क्या करेंगे, एच को कम से कम कहाँ तक टेंड करा सकते हैं, 0 तक, क्लियर ना। और इसको कहाँ तक टेंड करा सकते हैं, इसको भी एच कहाँ तक टेंड करा सकते हैं बाबू, 0 तक। समझ में आया कि नहीं है, ये बात क्लियर। और ये लिमिट क्यों लगाए, क्योंकि इसको एच टेंड कराना है, बस बहुत कम फासला यूज़ करना है, बहुत कम फासला, कितना एच, और एच है कितना बाबू, बिल्कुल थोड़ा सा है ना, बिल्कुल मतलब पीछे आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। तो इसको देखिए अगर ये बनेगा तो ऐसा बनेगा ना, ये वाला ढाल ऐसा बनेगा, क्लियर, और इस पर ढाल ऐसा जा रहा है, ठीक है, क्लियर है ना फोटो। ये वाला ऐसा ढाल है और ये ऐसे जा रहा है। अब इसको और छोटा करिए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एच को कितना भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं बना सकते, 0 को टेंड करा सकते हैं ना। क्या लिख रहा है, एच टेंडिंग टू 0, मतलब एच 0 के पास तक जा सकता है। देखिए बाबू अगर इसको एकदम छोटा कर देंगे, एकदम छोटा कर देंगे तो क्या इससे गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, गुजर रहा है ना बाबू। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन जो उसके ढाल या उसके डोमेन में, क्लियर, उसके डोमेन या उसके प्रांत में, ऐसा फंक्शन जो उसके प्रांत का, मतलब ऐसे फंक्शन का ढाल जो उस फंक्शन के प्रांत से होकर गुजरे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बाबू, अवकलनीय। उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर वह ढाल और उस कर्व है ना, उस कर्व ग्राफ और उस ढाल जो है मैच करे, उस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा अवकलनीय है। तो अब यहाँ कहाँ मैच कर रहा है, तो सी पे मैच कर रहा है ना, इसका मतलब फंक्शन सी पे क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीयता समझ में आया। ऐसा फंक्शन जो जिसका ग्राफ है ना, जिसका वक्र और उसके ढाल के क्या हो, ढाल को मैच करे, जिस पॉइंट पे मैच करे उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, वह फंक्शन अवकलनीय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू, अवकलनीयता समझ में आ रही है। अब एनसीईआरटी में बस अवकलनीयता प्रूफ करना है कि एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, क्लियर। तो ये दोनों फंक्शन अगर दोनों में मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डेरिवेटिव है, अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो, ठीक है ना बाबू। तो वो जो बताए थे उसी को प्रूफ किए हैं, वहाँ सी की जगह एच की जगह सी कर लीजिएगा, क्लियर ना। यहाँ क्या होगा, सी होगा, क्योंकि फंक्शन में तो सी दिख रहा है ना, फंक्शन में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो जो अगर डायरेक्ट ना याद हो उसको प्रूफ करके याद कर सकते हैं कि यहाँ सी हो रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे कि मॉड ऑफ एक्स को सततता कैसे दिखाते हैं ना, मॉड ऑफ एक्स की सततता। तो जरा सा चेक कर लेते हैं क्या मॉड ऑफ एक्स अवकलनीय भी है ना। ये हमारे लिए कोई आपके लिए क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है कि क्या मॉड ऑफ एक्स अवकलनीय है ना। तो अगर मॉड ऑफ एक्स अवकलनीय है तो चेक करते हैं कैसे अवकलनीय है, और नहीं है तो चेक करते हैं कैसे अवकलनीय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू, चेक करते हैं कैसे अवकलनीय नहीं है बाबू। वो जो है मॉड एक्स का ग्राफ हम बताए थे ना, मॉड एक्स का ग्राफ, क्लियर। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है कि ये पॉजिटिव में तो ठीक जाता है, लेकिन नेगेटिव वाले ग्राफ को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये बताइए यहाँ पे कोर मिल गया ना, क्या मिल गया, कोर। तो ऐसे फंक्शन जिसमें में एज पॉइंट हो, क्या हो, एज पॉइंट हो, उस पॉइंट पे यह फंक्शन अवकलनीय नहीं होता है। समझ में आया, एकदम याद कर लीजिए, सततता और अवकलनीयता। ऐसे फंक्शन जो लगातार चले, है ना, जो क्या हो, लगातार चले, वो क्या होगा, सतत फंक्शन। लेकिन बाबू ध्यान दीजिए, ये सतत फंक्शन भी है और अवकलनीय फंक्शन भी है ना। लेकिन अगर बाबू यही ऐसे हो जाए, क्लियर, ऐसे हो जाए, तो अब जहाँ जहाँ आपको तीर की निशान दिख रहे हैं ना, ऐसे कोर दिख रहा है, सारे कोरों पे यह फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोरों पर फंक्शन अवकलनीय नहीं होता है, क्लियर है ना। याद रखिएगा, अगर कोर बन गया तो फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें कि फलन सतत है कि नहीं है, तो कोर बन रहा है तो क्या पेन उठ रहा है, क्या कोर बनाने में तो पेन नहीं उठ रहा है ना, इसका मतलब फलन इसमें भी सतत ही है, सतत है कि नहीं है। लेकिन अवकलनीय कहाँ कहाँ नहीं है, तो जहाँ जहाँ हमारा एज पॉइंट मिल रहा है वहाँ वहाँ अवकलनीय नहीं है। तो अब इसी से हमका बहुत मस्त जो है एक क्या परिभाषा मिलता है कि क्या सभी फलन, जो फलन अवकलनीय है वह सतत है कि नहीं है,
और जो फलन सतत है वो अवकलनीय है कि नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ प्रूफ कराएंगे। एग्जाम में मस्त क्वेश्चन ये पूछता है ना, बहुत अच्छे तरीके से पूछता है, और जो है डायरेक्ट पूछता है कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो क्या वह सतत होगा, अगर नहीं होगा तो प्रूफ कीजिए कि कैसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यह मॉड ऑफ एक्स अवकलनीय है कि नहीं है। कहाँ चेक करते हैं? यहाँ पर एज पर जो हम बताए हैं क्या वो सही बताए हैं कि नहीं बताए। ये जो एज था उस एज पे अवकलनीय हो रहा है क्या फंक्शन, तो हम कहाँ चेक कर रहे हैं बाबू? मॉड ऑफ एक्स एट 0 पे कि फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका बाबू? क्वेश्चन बनेगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की को x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। अवकलनीयता की जांच कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें x बराबर 0 पर मॉड ऑफ x की अवकलनीयता क्या करना है? जांच करना है, ठीक है ना। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो ये मॉड x है ना, मॉड x की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके भीतर -x और +x दोनों छिपा होता है कि नहीं होता है? इसके अंदर -x और +x दोनों छिपा होता है। तो वो अगर हम बात करें तो ये वाला fx जो होगा, ये वाला जो fx होगा, ये fx ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। कैसे? ये वाला -x लिख सकते हैं क्या? यदि क्या बाबू x लेस देन 0। समझ में आ रहा है? अगर -x होगा कब? ये वाला x माइनस में कब होगा? जब x 0 से छोटा हो। बाहर निकलने के बाद नहीं, अंदर की बात कर रहे हैं। मॉड के अंदर माइनस और प्लस दोनों हो सकता है ना। बाहर निकलने के बाद में पॉजिटिव होता है तो इसके भीतर तो ये माइनस हो सकता है। तो -x यदि x लेस देन 0, और बाबू x यदि क्या हो? यदि x ग्रेटर इक्वल देन 0, इसका मतलब इक्वल पर भी हो तब भी फंक्शन का मान क्या आता है? x आता है। अब इसी पे हमको चेक करना है कि यह फलन अवकलनीय है कि नहीं है, ठीक है ना। यह फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलते हैं बाबू? फंक्शन अवकलनीय है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं? फंक्शन अवकलनीय नहीं है। समझ में आ रहा है? ये किसका ग्राफ है आपका? मॉड ऑफ एक्स का। किसका ग्राफ है? मॉड ऑफ एक्स का। चलिए चेक करते हैं कि यह फंक्शन इसमें x बराबर 0 पर अवकलनीय है कि नहीं है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका LHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 है ना। h टेंस टू क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ c बराबर क्या है? 0 है। तो जहाँ जहाँ c होगा वहाँ क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है? फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, क्लियर, माइनस FC होता है ना। तो f क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपॉन क्या बाबू? देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में चल रहा है ना, तो इसका मतलब -h होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, -h होगा। ये बाबू इसकी फंक्शन उठा के x में रखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 -h, और यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0, ठीक है ना, रखते हैं। तो क्या मिलेगा बाबू आपको? यहाँ मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 है ना। h टेंस टू क्या? 0, फंक्शन एट 0 -h। तो यहाँ बाबू 0 -h रखिए तो क्या मिलेगा? 0 -h, क्लियर, माइनस यहाँ पे 0 रखिए तो क्या मिलेगा? 0 डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा? -h। समझ में आ रहा है? -h। यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, h से h भी कट गया। आपको क्या मिला वैल्यू बाबू? 1 मिला। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको क्या मिलने वाला होगा? 1 मिलने वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बाबू आगे ध्यान देते हैं, आगे फंक्शन में ध्यान देते हैं। सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया। हमको क्या करना है? 0 से छोटे में जाना है ना। 0 से छोटे में जाना है तो इसका मतलब x में थोड़ी ना रखेंगे। 0 से छोटे में जाना है तो हमें फंक्शन यहाँ रखना होगा, ठीक है ना। सातत्यता में कई बार बताए हैं कि यहाँ ये चेक करते हैं कि पहले हमें कहाँ जाना है। तो हमें जाना कहाँ है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें जाना कहाँ होता है बाबू? हमें जाना होता है लिमिट x टेंस टू c माइनस, क्लियर, x टेंस टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन क्या? x माइनस c, यही होता है ना, c माइनस, क्लियर।
तो c से हमें कम जाना है और c किसके बराबर है 0 के। तो अगर 0 से कम जाएंगे तो फंक्शन ये वाला लेंगे ना कि ये वाला लेंगे। तो अब ये गलती सभी करते हैं, देखिए आज मेरे से भी होगी, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। यह गलती ध्यान देना है कि फंक्शन में कौन सा फंक्शन यहाँ यूज़ करना है, प्लस वाला कि माइनस वाला। क्लियर। तो यहाँ हमें यूज़ करना है फंक्शन कौन सा, माइनस वाला। समझ में आ रहा है। तो ये वाला माइनस एक्स अगर यूज़ करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह x की जगह 0 माइनस एच और x की जगह 0 लेकिन माइनस के साथ। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h टेंस टू क्या 0, x की जगह रखिए 0 माइनस एच, तो माइनस पहले से ही है और क्या मिल गया 0 माइनस एच। क्लियर। और क्या मिल गया बाबू आपको 0 माइनस एच। क्लियर ना। और वो माइनस f0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा कि नहीं। क्लियर। डिवाइडेड बाई क्या होता है बाबू माइनस एच, है ना, डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस अंतर इंट्रोड्यूस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, 0 तो गायब हो गया, ठीक है ना। h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बाबू यहाँ नीचे वाला एक माइनस बचा ना, तो ये वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। आया, देखिए -1 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे, एक लाइन में है पूरा का पूरा, पहले ये, फिर उसके बाद ये फंक्शन, उसके बाद ये फंक्शन, उसके बाद -1, आगे कि नहीं आ गया, एक ही लाइन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और चेक करते हैं क्या फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव में भी क्या है, ऐसा ही मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो देखिए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आर एच डी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c के आगे जाना होता है और fx माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई x माइनस सी, यही करना होता है ना। तो अब यहाँ से हम तो डायरेक्ट पूरा का पूरा फंक्शन बता दिए, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। क्लियर ना। यहाँ डायरेक्ट कीजिए क्या, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h टेंस टू क्या 0, और ये c क्या, ये भी 0 है। तो यहाँ क्या मिलेगा फंक्शन आपको 0 प्लस एच। क्लियर। माइनस एफ एट 0 अपॉन क्या हो जाता है h, ये कैसे होता है आपको बता चुके हैं ना, अपॉन h। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, 0 प्लस एच और f0 अपॉन h। क्लियर ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको क्या जाना है, c से आगे जाना है। c कितने के बराबर है, 0 के। तो 0 से आगे जाना है तो फंक्शन इसी में रहेगा ना। फंक्शन क्या होगा, यही रहेगा, x पे रहेगा। क्लियर ना, x पे फंक्शन रहेगा। तो यहाँ x की जगह उठा के वहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा आपका, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या 0, x की जगह पे 0 प्लस एच रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, फिर x की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई h, है ना। 0 से 0 खत्म हो गया, वैसे ही ये सब साफ हो गए। तो आपको क्या मिलेंगे बाबू, यहाँ हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन h, h से h काट दीजिए, 1 बच गया। अब तो वहाँ h है ही नहीं कि इसको टेंड करा, तो लिमिट क्या हो गया, गायब हो गया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या आया ऑन 1 और ये क्या आया -1। तो बताइए क्या फंक्शन अवकलनीय है 0 पे, बिल्कुल नहीं है। 0 पे अवकलनीय होता है फंक्शन, नहीं होता है। मतलब मॉड ऑफ x 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे कोर है ना, तो जहाँ भी आपको एज मिलेगा वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आया। हर एक के ग्राफ में जितने भी आपके फंक्शन है उन सबके ग्राफ में अगर आप चेक करते हैं, अगर फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा इसका मतलब उसका उस पॉइंट पे क्या होगा, एज होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको मिटा दे बाबू। यहाँ देखिए 1 और -1, अतः फलन क्या है बाबू, अतः फलन, यह जो फलन है वो क्या है, अवकलनीय नहीं है ना। यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अवकलनीय नहीं है। ठीक, समझ में आया, अवकलनीय फंक्शन नहीं है। क्लियर ना। एवं लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब मॉड ऑफ x हम लोग सततता निकाल रहे थे तो ये सतत फंक्शन था लेकिन अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो फलन सतत है वो जरूरी नहीं कि अवकलनीय हो जाए। ठीक है ना, जो फलन सतत है वह फलन जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो जाए। ठीक है ना। लेकिन बाबू ध्यान दीजिए कि जो फलन अवकलनीय है वह फलन सतत होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे, है ना। जो फलन अवकलनीय है वह फलन सतत होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो इससे हम बाबू क्या लिख सकते हैं, साफ साफ लिख सकते हैं कि सभी अवकलनीय फलन सतत फलन, सॉरी सभी, हाँ क्या लिखेंगे कि सभी अवकलनीय फलन सतत फलन नहीं होते हैं। क्लियर है ना। साफ साफ लिखेंगे कि सभी अवकलनीय फलन सतत फलन नहीं होते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दे बाबू।
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए कि सभी अवकलनीय फलन सतत फलन नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि यह फलन सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब सभी अवकलनीय फलन सतत फलन नहीं होते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बाबू। इसके बाद चलिए अगला चेक करते हैं। अब अगला बाबू हमारा क्या होगा, अगला हमारा प्रूफ है कि सभी अवकलनीय फलन, क्या बोले बाबू, सभी अवकलनीय फलन। पिछला था सभी सतत फलन अवकलनीय फलन नहीं होते हैं, ये होगा सभी अवकलनीय फलन सतत फलन होते हैं। क्या होगा, सभी अवकलनीय फलन सतत फलन होते हैं। ये कैसे होगा जानते हैं, सभी क्या अवकलनीय फलन सतत फलन होते हैं। क्लियर ना। तो अब अवकलनीय फलन का डेफिनेशन क्या होता है, अगर हम बात करें एफ डैश सी का, तो एफ डैश सी बराबर होता है क्या, वो फंक्शन एट एक्स लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एट x माइनस फंक्शन एट c डिवाइडेड बाई x माइनस सी। समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई x माइनस सी, यही होता है ना। तो चलिए हमें दिखाना है कि सभी अवकलनीय फलन सतत फलन होते हैं ना। तो यहाँ देखिए, अगर हम माने, है ना, ऐसा अगर लिखा जाए कि अगर कोई फलन ये है, क्लियर, एफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, तो वो इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, मतलब एक बार एक्स माइनस सी से डिवाइड किए, एक बार एक्स माइनस सी से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। क्लियर है ना। अब वो दोनों तरफ क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ लिमिट लगा दिए, कहाँ टेंड कर रहा है बाबू, लिमिट टेंड कर रहा है एक्स टेंस टू सी, है ना। और यहाँ भी लिमिट क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है लिमिट एक्स टेंस टू सी। समझ में आ रहा है ये बाबू, यहाँ भी लिमिट टेंड कर रहा है सी को और यहाँ भी कर रहा है। अगर लिमिट को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, क्लियर है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, इसको लिमिट अंदर लाइए तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, मल्टीप्लाई है ना, तो भी लिमिट इसके साथ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। समझ में आया बाबू, ये वाला फंक्शन आपका मिल गया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, यहाँ दिख रहा है, यह फंक्शन कब लिखा जाता है, जब फलन अवकलनीय होता है ना। सेम फोटो, तो क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ बाबू आपका क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ सी। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, एफ डैश सी हो गया ना। यहाँ x को c को टेंड कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली इस कहानी ख़त्म हो गई ना ख़त्म। तो अब यहाँ पर क्या मिला आपको, लिमिट x टेंस टू c इज इक्वल टू, उधर जीरो हो गया, चलिए एक स्टेप और चल जाते हैं, माइनस लिमिट x टेंस टू c एफ सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर बाबू अगला स्टेप चलेंगे तो ये इधर आता है, ये क्या होता है, इस पर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स, अगर ये बाबू बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ c के, देखिए हो गया ना, बराबर हुआ ना। वो याद कीजिए, सततता में क्या होता है, फंक्शन एट c अगर उसके फंक्शन एट x पे बराबर हो जाता है तो यह फलन क्या होता है, सतत होता है। इसके भीतर क्या है, c प्लस और माइनस दोनों बैठा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसके भीतर बैठा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन एट a के बराबर हो जाता है तो फलन क्या होता है, सतत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी अवकलनीय फलन सतत फलन
होते हैं। लेकिन पिछला क्या था कि सभी सतत फलन अवकलनीय फलन नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे नहीं होते हैं? मॉड ऑफ एक्स क्या था? पूरा सतत था कि नहीं था? चलाने में पेन नहीं उठा, लेकिन उसका एक एज पॉइंट मिला कहाँ पे? 0 पे। जब उसको 0 पे चेक किए तो क्या वो अवकलनीय था? नहीं था। इसका मतलब वह सतत फलन था लेकिन अवकलनीय नहीं था। लेकिन अगर कोई भी सतत फलन, कोई भी अवकलनीय फलन होगा तो वह फलन क्या होगा? सतत फलन होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ना बाबू? ये पूरा का पूरा प्रूफ है ना? क्लियर है ना? ये इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलिए अवकलनीयता पे इतना ही क्वेश्चन आपके पूछेंगे, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना? 1-2 क्वेश्चन आप लोग चाहेंगे तो अवकलनीयता पे करा दिए जाएंगे, है ना? नहीं तो इसके बाद अवकलन शुरू करते हैं। कोई भी फंक्शन अवकलनीय कब होगा? कोई भी फंक्शन अवकलनीय कब होगा? जब उसका मान एफ एक्स और एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी में एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो यह फंक्शन क्या होगा? अवकलनीय होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए इसके बाद अगर आप लोग चेक करें तो इसके बाद अवकलन शुरू कर दें, ठीक है ना? इसके बाद अवकलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो बाबू अगर आप बताइए कि अगर कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स, क्या है बाबू? डी बाई डी एक्स क्या है बाबू? डी बाई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं? अवकलन एक्स के सापेक्ष। क्लियर ना? एक्स के सापेक्ष अगर बाबू एक्स के पावर एन होगा, क्या होगा? एक्स के पावर एन होगा। क्लियर है ना? डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन होगा तो यह फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है बाबू? जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन आता है एन आगे चला जाता है और यहाँ से एक पावर कम हो जाता है ना? एन क्या हो जाता है? आगे आ जाता है और यहाँ से एक पावर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, है ना? याद हो गया? अगर बाबू किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स करें और वो फंक्शन कैसा हो? कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नियंतांक हो, मान लीजिए एन हो, है ना? कोई भी नंबर हो, तब अगर इसका अवकलन किया जाता है तो यह कितना आता है बाबू? 0 आता है। याद कर रखिएगा कि किसी भी कोफिशिएंट, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 आता है। समझ में आ रहा है? अगर बाबू बात करें कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका अवकलन ऐसा हो डी बाई डी एक्स, है ना? अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपका हो ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंट हो, कैसा हो बाबू? एक्सपोनेंट हो, तब वो एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंट ही होता है, ठीक है ना? याद रखिएगा ई के पावर एक्स क्या हो जाता है? ई के पावर एक्स ही हो जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अगर यहाँ पे एन हो, क्या हो बाबू? एन हो, मतलब एक्स एन टाइम हो, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर ई क्या बाबू? एन टाइम हो, एन एक्स, तब ये क्या होता है? एन आगे चला आता है, एन क्या होता है? आगे चला होता है और यहाँ पे एक तो एन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसा ये था वही वाला फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? एन क्या हो जाता है? आगे चला आता है और फंक्शन में एक माइनस हो जाता है। समझ में आया ना बाबू? एकदम क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वो कितने होगा डिफ्रेंशिएशन? इसके बाद कुछ और डिफ्रेंशिएशन हम लोग याद करते चलते हैं साथ में, ठीक है ना? अगर बाबू अगर कहीं फंक्शन आपको ऐसा दिखे, अगर आपको ऐसा दिखे कि डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, किसके पावर एक्स दिखे बाबू? ए मतलब कोई भी कोफिशिएंट ए के पावर एक्स दिखे तो इसका डिफ्रेंशिएशन बाबू ये होता है ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। समझ में आ रहा है? लॉग ए बेस ई। अगर आपको ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ए के पावर एक्स किसी कोफिशिएंट के पावर एक्स दिखे तो उसका क्या होता है अवकलन? ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। समझ में आ रहा है? ए बेस ई। समझ में आया? ए बाबू इसके बाद अगर हम मान लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं लॉग एक्स का, किसका करते हैं बाबू? लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू? 1 अपॉन एक्स होता है। समझ में आ रहा है? लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। क्लियर है ना? और बाबू इसके बाद अगर हम किसी फंक्शन ऐसा मान लीजिए कि ये जो x के पावर n हो वो x के पावर n हर में हो, तब क्या करेंगे? x के पावर कहाँ बाबू? हर में हो, मतलब d बाई डी एक्स ऐसा दिखे 1 अपॉन एक्स के पावर n दिखे, क्या दिखे? 1 अपॉन एक्स के पावर n। तो इसका डिफ्रेंशिएशन बाबू क्या होता है? इसका डिफ्रेंशिएशन इसका बाबू आपका हो जाता है ये हो जाता है आपका, अगर मान लीजिए n है ना, n लेते हैं तो यहाँ पर n ध्यान देने वाली बात है, n सम है या विषम है। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज़ निकाल लेते हैं। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसी से निकालते हैं वो आ जाएगा, ठीक है ना? अगर ऐसा है फंक्शन, देखिए
अगर आपका फंक्शन मिले, इससे करते हैं, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं यहाँ पे। डी बाई डी एक्स एक्स 1/x कैसा हो बाबू, 1/x² हो, तो वो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स -2 लिख सकते हैं ना, x -2। तो ये -2 क्या होता है, नीचे आता है, ये -2 क्या होता है, इस हिसाब से नीचे आता है और एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, -2x के पावर -3 हो जाएगा ना, -2x के पावर -3। क्लियर है ना, मतलब यहाँ माइनस चढ़ जाता है। तब एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर इसको जो है -3, क्लियर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई डाउट बाबू, x के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो उस हिसाब से बात करें तो यह फंक्शन क्या बनेगा, आपको दिख रहा है, यह फंक्शन आपको क्या बनेगा, -n डिवाइडेड बाई x के पावर n+1 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, -n डिवाइडेड बाई n+1। क्लियर है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ये वाला माइनस को ऊपर ले जाइए, माइनस में लगाइए और इसी n में क्या कर लीजिए, एक ऐड कर लीजिए और बाहर लगा दीजिए माइनस। समझ में आया ना, आया, एकदम फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है ना। चलिए चलिए देखते हैं इसके बाद अगला फॉर्मूला क्या होता है ना। इतने हो गए, टोटल हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसके बाद बाबू आप आ जाते हैं, इसके बाद इसमें कुछ और होगा तो याद करिएगा, हमको इतना ही याद आ रहा है अभी, इतना ही है। उसके बाद देखिए sin x cos x tan x cot x sec x cos x, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, समझ में आ रहा है। तो अब ये डिफ्रेंशिएशन याद हो गया होगा आपको, तो अच्छी बात है, एक बार पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंट का हो गया है ना, लॉग का हो गया। अब क्या करेंगे, एक वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ए बाबू, कभी भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्या दिखे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट होता है बाबू क्या, कॉस एक्स। कैप्सूल की तरह आपको ये सब याद कर लेना, जैसे कैप्सूल खाते हैं ना, डायरेक्ट खा के घुट जाते हैं, वैसे इसको घुट जाना है ना, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, पूरा याद कर लेना है। ए बाबू, इसके बाद अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, किसका करें, कॉस एक्स का, ये बाबू बना लेते हैं माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। ये बाबू तीसरा डिफ्रेंशिएशन अगर आपको दिखे डी बाई डी एक्स टेन एक्स, क्या दिखे, टेन एक्स, तो ये बना लेता है बाबू आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्या बना लेता है, सेक स्क्वायर एक्स। और बाबू इसके बाद अगर आपको फंक्शन दिखे साइन कॉस 10 हो गया, इसके बाद फंक्शन क्या आएगा बाबू, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, क्या आएगा बाबू, कॉट एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है बाबू आपका, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। इसके बाद बाबू अगर आपका फंक्शन आता है कैसा, डी बाई डी एक्स, कैसा फंक्शन आता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, क्या आता है बाबू, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बाबू, आप बताइए, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बाबू ये 1 कॉस होता है ना, क्या होता है, 1 कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन, है ना, कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन साइन। तो अगर 1 कॉस करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, इसको निकाल ही लेते हैं, है ना। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1 कॉस एक्स और इसका करते हैं डी बाई डी एक्स, क्लियर। तो ये कैसे आएगा बाबू, या तो इसको ऊपर लेके चले जाइए तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर। तो या फिर नीचे ही रखिए, तो नीचे रखेंगे बाबू एक फार्मूला बनता है हमारा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका बाबू बन जाता है 10x इंटू सेक एक्स, मतलब सेक एक्स इंटू 10x, क्लियर है ना। क्या बन जाता है इसका फार्मूला, सेक एक्स इंटू 10x। तो ये क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू 10x, क्लियर है ना। सेक एक्स का फार्मूला क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। और बाबू अगर मान लीजिए बात करते हैं, अगला बचता है हमारा कॉट एक्स, क्या बचता है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉट एक्स ऐसा हो, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, नहीं सॉरी कॉसेक बचा ना, कॉट तो हो गया, कॉसेक एक्स।
तो कॉसेक एक्स का बाबू आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, आपका यह डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉसेक एक्स का, तो ये होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन यही होंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है, माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। क्लियर है ना ए बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सेक का होता है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, है ना। बना ही लेते हैं, हमको खुद ही कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस, हाँ ठीक है ना, सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। इसके बाद बाबू आपका बचता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या डिफ्रेंशिएशन, तो वो बाबू आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे आता है, और उसके साथ साथ अवकलन का क्वेश्चंस भी बनाते चलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।